आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे भारी और मुश्किल दिन था, क्योंकि कल रात घड़ी में 12 बजते ही मैं 18 साल का हो गया था और अनाथ आश्रम के सख्त नियमों के मुताबिक अब मेरा यहाँ रहने का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा अंधेरा और डर था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे पास ना कोई घर था, ना कोई परिवार और ना ही जेब में फूटी कौड़ी। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ उन दीवारों को देख रहा था जहां मैंने अपना पूरा बचपन बिताया था। तभी चपड़ासी आया और उसने कहा कि बड़े वार्डन साहब ने मुझे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वार्डन का बुलावा कभी भी अच्छी खबर नहीं लाता था। मैं डरते हुए गलियारे से गुजरा जहां छोटे बच्चे खेल रहे थे और मुझे देखकर चुप हो गए, जैसे उन्हें पता हो कि आज मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं वार्डन के ऑफिस में पहुंचा तो वो अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइलें देख रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेज के नीचे से एक बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ बैग निकालकर सामने पटक दिया। उस बैग की हालत देखकर लग रहा था कि उसे सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया है और उस पर जमी धूल में मुझे अपना बीता हुआ कल दिखाई दे रहा था। वार्डन ने अपनी भारी आवाज में कहा कि ये वही बैग है जो तुम्हारे पास था जब पुलिस तुम्हें 20 साल पहले यहाँ छोड़कर गई थी। इसमें तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े और एक खिलौना है। नियम के हिसाब से ये अब तुम्हारा है और तुम्हें इसे लेकर अभी के अभी ये जगह छोड़नी होगी। उनकी आवाज़ में जरा सी भी दया नहीं थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुराना सामान हूँ जिसे बाहर फेंका जा रहा है। मैंने कांपते हाथों से उस बैग को उठाया तो वो बहुत हल्का लगा, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बस यही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। वार्डन ने इशारा किया और गार्ड ने ऑफिस का दरवाज़ा खोल दिया, जिसका मतलब था कि अब दोबारा मुड़कर मत देखना। मैं भारी कदमों से मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। लोहे का वो बड़ा सा गेट आज खुल रहा था, जो हमेशा बंद रहता था। मेरे पीछे आश्रम का शोर था और आगे शहर का सन्नाटा और अनजान सड़कें। जैसे ही मैंने गेट के बाहर कदम रखा, मेरे पीछे जोर की आवाज़ के साथ गेट बंद कर दिया गया और उस आवाज़ ने मेरे दिल पर चोट की कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने बैग को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वही मेरा एकमात्र सहारा हो, और बिना किसी मंजिल के सड़क पर चल पड़ा। मैं अनाथ आश्रम के उस भारी लोहे के गेट से दूर निकल आया और थक हार कर सड़क के किनारे बने एक सुनसान बस स्टॉप की टूटी हुई बेंच पर बैठ गया। दोपहर की तेज धूप मेरे सर पर पड़ रही थी और मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मेरे पास पानी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने उस पुराने कपड़े के बैग को अपनी गोद में रखा और धीरे से उसकी चेन खोली। मेरा हाथ अंदर गया और मैंने सबसे नीचे दबे हुए उस भारी खिलौने को बाहर निकाला। ये एक लोहे की पुरानी कार थी, जिसका लाल रंग अब काला पड़ चुका था और पहिए जाम हो गए थे। बचपन में जब भी मुझे डर लगता था या मैं रोता था तो इसी कार को सीने से लगाकर सोता था। मुझे लगता था कि यही मेरा परिवार है और यही मेरा सब कुछ है। मैं उसे अपनी हथेलियों पर रखकर घुमा रहा था और सोच रहा था कि क्या इसे कबाड़ में बेचकर मुझे एक वक्त का खाना मिल पाएगा या नहीं। मेरा ध्यान पूरी तरह से उस कार पर था
और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। अचानक मेरे पसीने से गीले हाथों से वह भारी कार फिसल गई। मेरा दिल हलक में आ गया और मैंने उसे पकड़ने के लिए हवा में हाथ मारा, लेकिन वह कार मेरे हाथ से छूटकर सीधा नीचे सीमेंट के फर्श पर बहुत जोर से गिरी और एक अजीब सी खटाक की आवाज आई, जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। मैं डर गया कि मेरी आखिरी निशानी भी टूट गई। मैं तुरंत नीचे झुका और मैंने देखा कि कार का निचला हिस्सा, जो लोहे की प्लेट से बंद था, वह गिरने की चोट से खुलकर अलग हो गया था और कार के अंदर का हिस्सा खोखला था। मैं हैरान रह गया, क्योंकि आज तक मुझे पता ही नहीं था कि यह कार अंदर से खाली है। मैंने झुककर देखा तो उस खोखली जगह में कुछ फंसा हुआ था, जो धूल और जंग के बीच भी सोने की तरह चमक रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने कांपते हुए हाथों से उस चीज को बाहर खींचा। जैसे ही वो चीज बाहर आई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई मामूली टुकड़ा नहीं था, बल्कि असली सोने का बना हुआ एक बहुत ही कीमती और भारी लॉकेट था, जिस पर हीरे जड़े हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस खिलौने को मैं कचरा समझ रहा था, वे अपने अंदर इतना बड़ा राज छिपाए हुए था। मैंने डरते हुए इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। मैंने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कंस कर बंद कर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस हुआ कि यह लॉकेट साधारण नहीं है, इसमें जरूर कोई गहरा राज छिपा है। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे जब मैंने उस लॉकेट को खोलने के लिए अपने अंगूठे का जोर लगाया और एक हल्की सी आवाज के साथ वह लॉकेट खुल गया। मेरे सामने अब वह सच आने वाला था जो 18 साल से मुझसे छिपा हुआ था। मैं उस सुनहरे लॉकेट को अपनी हथेलियों में थामे हुए था और मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। जब मैंने उस लॉकेट के दोनों हिस्सों को पूरा खोला तो मेरी नज़र सबसे पहले उसके अंदर लगी एक छोटी सी तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर इतनी साफ थी जैसे कल ही खींची गई हो। उसमें एक बेहद खूबसूरत औरत थी, जिसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों जैसी थी और उसके बगल में एक बहुत ही रौबदार और ताकतवर दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसने शाही कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा उनसे कोई बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है, जैसे मैं उन्हें जन्मों से जानता हूँ। मैं उस तस्वीर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था और अनायास ही मेरी आंखों में आंसू गिरकर उस लॉकेट पर गिरने लगे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं इस दुनिया में बेसहारा नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी कोई परिवार था जो राजा और रानी जैसा दिखता था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस तस्वीर को थोड़ा सा हिलाया तो मुझे दिखा कि तस्वीर के पीछे एक बहुत ही बारीक कागज का टुकड़ा मुड़ा हुआ रखा था। मैंने बहुत सावधानी से उस कागज को बाहर निकाला ताकि वह फट न जाए। जब मैंने उसे सीधा किया तो उस पर एक पता लिखा हुआ था, जो इस शहर के सबसे अमीर और प्रतिबंधित इलाके का था, जहां आम लोगों का जाना भी मना होता है। उस पते के नीचे एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जो किसी शाही मोहर जैसा लग रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनाथ आश्रम के बच्चे के खिलौने में शहर के सबसे बड़े महलों का पता कैसे हो सकता है।
मैं वहीं सड़क के किनारे बैठा हुआ सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास ना तो वहां जाने के लिए पैसे थे और ना ही हिम्मत कि मैं उस बड़े पते पर जाकर घंटी बजा सकूं। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अनाथ आश्रम का इंचार्ज इस बारे में कुछ जानता होगा, क्योंकि जब मुझे आश्रम लाया गया था तो शायद उन्होंने कुछ देखा हो या पुलिस ने उन्हें कुछ बताया हो। मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी और मैंने फैसला किया कि मैं शहर जाने के बजाय एक आखिरी बार वापस आश्रम जाऊंगा और इंचार्ज को ये तस्वीर दिखाऊंगा। मैंने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में बंद किया, बैग उठाया और वापस उसी गेट की तरफ दौड़ पड़ा जहां से मुझे अभी अभी निकाला गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैं भागता हुआ वापस उसी अनाथ आश्रम के गेट पर पहुंचा जहां से मुझे अभी निकाला गया था। गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे धक्का देकर सीधा अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी सांसें फूल रही थी और पसीने से मेरे कपड़े भीग चुके थे। मैं बिना किसी की इजाज़त लिए सीधा ही इंचार्ज के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। इंचार्ज अपनी बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे और मुझे वापस आया देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम वापस क्यों आए हो, और अगर अभी अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह वही कड़वाहट और नफरत थी जो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा था। लेकिन आज मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हिम्मत दे दी थी। मैंने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और धीरे से आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी खोली और वह चमकता हुआ सोने का लॉकेट उनकी मेज पर जोर से रख दिया। उस लॉकेट के गिरने की आवाज़ उस शांत कमरे में बहुत तेज गूंजी। इंचार्ज ने पहले गुस्से में मेरी तरफ देखा और फिर उनकी नज़र उस मेज पर रखे हुए लॉकेट पर गई। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही उन्होंने झुककर उस लॉकेट के अंदर बनी तस्वीर को गौर से देखा, अचानक उनके हाथ से चाय का कप छूट कर नीचे गिर गया और टूट गया। उनके चेहरे का रंग ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे उनके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। एक पल पहले जो आदमी शेर की तरह दहाड़ रहा था, अब वह किसी भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने इंचार्ज को आज तक किसी से भी डरते हुए नहीं देखा था। वे हमेशा सब पर हुक्म चलाते थे, लेकिन उस तस्वीर को देखते ही उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने झटके से अपनी कुर्सी पीछे की और हड़बड़ाहट में खड़े हो गए, जैसे वे कुर्सी पर नहीं बल्कि आग पर बैठे हों। उनके होठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बार बार उस तस्वीर को देख रहे थे और फिर मेरी शक्ल को देख रहे थे, जैसे वह कोई मिलान कर रहे हों कि क्या ये वही लड़का है। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक डर था, जैसे उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही हो। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। उनके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि उनसे नंबर भी डायल नहीं हो रहा था। 2 बार फ़ोन उनके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक नंबर लगाया और फ़ोन को अपने कान से लगा लिया। उधर से जैसे ही फ़ोन उठा, इंचार्ज की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। उन्होंने लगभग रोते हुए और
गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब वो मिल गया है, वो जिंदा है और बिल्कुल सुरक्षित है। वो छोटा मालिक अभी मेरी आंखों के सामने मेरे ऑफिस में खड़ा है, आप तुरंत आ जाइए। फ़ोन रखने के बाद वह दम से वापस अपनी कुर्सी पर गिर गए और अपनी टाई ढीली करने लगे। उनकी हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कौन हूं और उस तस्वीर वाले लोग कौन हैं जिनका नाम सुनते ही इतना बड़ा इंचार्ज मेरे सामने थर थर कांप रहा है। वार्डन के फ़ोन रखने के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बस उनकी भारी सांसें ही सुनाई दे रही थी और घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगा शायद पुलिस आएगी मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने बिना बताए वापस आने की गलती की थी। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ देख रहा था कि अब क्या होगा, और मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से बाहर एक ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जैसे आसमान से कोई तूफान जमीन पर उतर आया हो। जमीन हल्की हल्की हिलने लगी और ऑफिस की खिड़कियों के शीशे थरथराने लगे जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मैं भागकर खिड़की के पास गया और मैंने जो देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आश्रम के मेन गेट की तरफ धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उठ रहा था और उस धूल के बीच से काले रंग की चमचमाती हुई बहुत बड़ी और महंगी 6 गाड़ियां एक के बाद एक लाइन बनाकर पूरी रफ्तार में अंदर आ रही थी। वो गाड़ियां देखने में ही इतनी खतरनाक और ताकतवर लग रही थी कि उन्हें देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गेट पर खड़े गार्ड को गेट खोलने का मौका भी नहीं मिला और उन्होंने गेट को लगभग तोड़ते हुए गाड़ियां आश्रम के मैदान में घुसा दी। टायरों की चीखने की आवाज़ के साथ वो सारी गाड़ियां ठीक हमारे ऑफिस के नीचे आकर रुकी, जिससे और भी ज़्यादा धूल उड़ने लगी। मेरा गला डर के मारे सूख गया था, क्योंकि मैंने ऐसी गाड़ियां सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। तभी एक बहुत ही डरावना दृश्य सामने आया जब उन सभी गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और उनमें से काले कपड़े पहने हुए लंबे चौड़े कमांडो बाहर कूद पड़े, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन गन थी। उन्होंने अपने चेहरों पर काले चश्मे लगाए हुए थे और कानों में वायरलेस लगा रखा था। वो किसी रोबोट की तरह फुर्ती से हिले और देखते ही देखते उन्होंने पूरे अनाथ आश्रम की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे वो किसी जंग के मैदान में दुश्मन को घेर रहे हों। उनकी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर थी और वो हर तरफ नज़र रखे हुए थे। आश्रम के बाकी बच्चे और स्टाफ जो बाहर खेल रहे थे या काम कर रहे थे, वो डर के मारे चीखने लगे और भागकर अपने कमरों में छिप गए। रसोइया अपने हाथ से बर्तन गिराकर कोने में दुबक गया और सफाई कर्मचारी झाड़ू छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स और हथियारबंद कमांडो सिर्फ किसी बहुत बड़े अपराधी या आतंकवादी को मारने के लिए ही आते हैं। मैं खिड़की से हटकर पीछे दीवार से चिपक गया और सोचने लगा कि आखिर उस लोकट में ऐसा क्या था जिसने पूरी फौज को मेरे पीछे लगा दिया है। वार्डन भी अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचे और पसीने से तरबतर होकर कांपने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। गाड़ियों के रुकने और धूल बैठने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मैं और वार्डन खिड़की से चिपके हुए थे। तभी उन काली गाड़ियों के बीच वाली सबसे लंबी और आलीशान गाड़ी का दरवाज़ा बहुत ही अदब से एक गार्ड ने खोला। उस गाड़ी में से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बाहर निकला।
जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और उसने एक बहुत ही महंगा काला कोट पैंट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक सोने की मूठ वाली छड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो किसी बहुत बड़े खानदान के वफादार मुनीम या मंत्री जैसा लग रहा था। वह गाड़ी से उतरकर सीधा ही आश्रम की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। वार्डन ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वह तुरंत दौड़कर बाहर आया और डर के मारे झुककर सलाम करने लगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने वार्डन की तरफ देखा भी नहीं और उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधा मेरे पास आया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मुझे लगा कि अब ये आदमी मुझे डांटेगा या पुलिस को सौंप देगा। मैं डर के मारे पीछे पीछे हटकर दीवार से सट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। अचानक एक साथ 100 से ज़्यादा जूतों की एक जोर की आवाज़ आई और जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो सारे खतरनाक कमांडो जिनके हाथों में बड़ी बड़ी मशीन गन थी, उन्होंने एक झटके में अपनी बंदूकें नीचे कर ली और मेरे सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और अपना सिर झुका लिया। यह नज़ारा देखकर मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि जिन लोगों से पूरा शहर डरता है वो मेरे सामने ऐसे सिर झुकाए बैठे थे जैसे मैं कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि उनका भगवान हूँ। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आया और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके होंठ कांप रहे थे और वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और बहुत ही प्यार से मेरे गालों को छूकर देखा। जैसे ही उसने मुझे छुआ, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और वो भी मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना माथा मेरे गंदे जूतों पर रख दिया और रोते हुए कहा कि छोटे मालिक, हम आपको 20 साल से ढूंढ रहे थे। आज जाकर हमारी तलाश खत्म हुई। मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अनाथ आश्रम के लड़के को ये सूट बूट वाला आदमी मालिक कह रहा है और इतना सम्मान दे रहा है। वार्डन ये सब देखकर पत्थर की मूर्त बन गया था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और अपने कांपते हुए घुटनों को सीधा करके खड़ा हो गया। उसने अपनी कोट की जेब से एक सफ़ेद रेशमी रुमाल निकाला और अपनी गीली आंखें पोंछी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज़ में अब एक अलग ही भारीपन और गंभीरता थी। उसने कहा कि छोटे मालिक, आप कोई लावारिस या अनाथ बच्चे नहीं हैं, बल्कि आप इस देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर खानदान के इकलौते वारिस हैं। आपके पिता इस शहर के राजा माने जाते थे और उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े मंत्री और पुलिस वाले भी सलाम ठोकते थे। ये सुनते ही कमरे में खड़े वार्डन के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पसीने से भर गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने शेर के बच्चे को बिल्ली समझकर गलती कर दी है। बूढ़े आदमी ने अपनी बात जारी रखी और बताया कि आज से ठीक 18 साल पहले एक बहुत ही काली और तूफानी रात थी, जब हमारे व्यापारिक दुश्मनों ने गद्दारी करके आपके महल पर हमला कर दिया था। वो लोग सिर्फ दौलत नहीं चाहते थे, बल्कि वो आपके पूरे वंश को ख़त्म करना चाहते थे। गोलियों की उस बरसात के बीच आपके माता पिता ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपको एक टोकरी में छिपाया और मुझे कसम दी थी कि मैं आपको लेकर कहीं दूर भाग जाऊं।
और आपकी पहचान को दुनिया से छिपा कर रखूं। उन्होंने अपनी छाती पर गोलियां खाई ताकि मैं आपको पिछले दरवाजे से सुरक्षित निकाल सकूं। और तब से मैं आपको बचाने के लिए इस अनाथ आश्रम में छोड़कर गया था ताकि कोई भी दुश्मन आप तक ना पहुंच सके, क्योंकि यहाँ आपको कोई नहीं जानता था। मैं पत्थर की मूर्त बना खड़ा था और मेरे दिमाग में वो सारी बातें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। मुझे अब समझ आया कि बचपन से मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। उस बूढ़े वफादार ने आगे बताया कि इतने सालों तक हम चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर रहे थे। आज जब आखिरी दुश्मन भी ख़त्म हो चुका है और आप 18 साल के हो गए हैं, तो हम आपको आपकी गद्दी और आपका ताज वापस देने आए हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर का खून खौलने लगा और मेरी मुट्ठियाँ अपने आप जोर से भींच गई। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आग थी। मुझे अपने माता पिता की शहादत का और अपने बचपन के अकेलेपन का बदला लेना था। मैंने एक नज़र उस डरपोक वार्डन पर डाली, जो अब मेरे सामने नज़रें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। मेरा वक्त अब बदल चुका था। मैंने उस पुराने और घुटन भरे ऑफिस की तरफ एक आखिरी नज़र डाली, जहां वार्डन अभी भी दीवार के सहारे खड़ा कांप रहा था और उसका चेहरा पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ था। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं था जो हमेशा रहता था, बल्कि अब वहां सिर्फ मौत का डर था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और मुड़कर दरवाजे से बाहर कदम रखा। मेरे बाहर निकलते ही वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पीछे बहुत ही आदर के साथ चल रहा था, जैसे मैं कोई भगवान हूँ। जब मैं बरामदे में आया तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। सैकड़ों काले कपड़े पहने कमांडो ने मेरे लिए एक रास्ता बना दिया था और वो सब अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे ताकि मैं शाही अंदाज में चल सकूं। आश्रम के बाकी बच्चे जो खिड़कियों और दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे, वो फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक उनके साथ सूखी रोटी खाने वाला लड़का आज राजा बनकर जा रहा है। मैं धीरे धीरे उस रास्ते पर चला और मेरे जूतों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। बूढ़ा वफादार वो नौकर दौड़कर आगे बढ़ा और उसने बीच वाली सबसे बड़ी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। गाड़ी के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें चुंदे आ गई, क्योंकि वह अंदर से किसी 5 सितारा होटल के कमरे जैसी थी, जिसमें मखमली सीटें लगी थी और ठंडी हवा आ रही थी। मैं झिझकते हुए उस आलीशान गाड़ी में बैठ गया और मेरे हाथ में वो पुराना फटा हुआ बैग था जो उस महंगी गाड़ी में बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन उस बूढ़े ने मेरे बैग को भी बहुत सम्मान से मेरे पास रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मैं नर्म सीट पर बैठा, मुझे महसूस हुआ कि मेरी गरीबी और लाचारी के दिन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और इंजन की एक बहुत ही भारी और दमदार आवाज़ आई, जो शेर की दहाड़ जैसी लग रही थी। आगे और पीछे की गाड़ियों में बैठे कमांडो भी तैयार हो गए और धीरे धीरे वह शाही काफिला रेंगने लगा। जैसे ही मेरी गाड़ी आश्रम के उस लोहे वाले गेट से बाहर निकली, मैंने शीशे से पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल कैद में बिताए थे। वो पीली और गंदी दीवारें अब पीछे छूट रही थी और धूल के गुबार में वो अनाथ आश्रम धुंधला होता जा रहा था। मेरे मन से वो डर और अकेलापन निकल गया था और उसकी जगह अब एक नई ताकत ने ले ली थी। मैं अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं था
जिसे कोई भी डांट सकता था। गाड़ी अब शहर की चौड़ी सड़क पर हवा से बातें कर रही थी और लोग सड़क के किनारे खड़े होकर इस काफिले को हैरानी से देख रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने आगे वाली सीट से पीछे मुड़कर मुझसे कहा कि छोटे मालिक, अब हम सीधे आपके महल जा रहे हैं, जहां आपकी गद्दी आपका इंतजार कर रही है। मैंने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया और कसम खाई कि जिन्होंने मेरे माता पिता को मुझसे छीना है, मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और उन्हें उनके किए की सजा दूंगा। अब मैं एक अनाथ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था और ये मेरी नई जिंदगी की बस शुरुआत थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी का सूरज अब उगने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।